बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत कम समय है, कुल शायद 24 आवर्स भी नहीं होंगे अब हमारे पास। तो इस सेंस में जो है हमने लास्टली रिवीजन कराया है। कल एक वीडियो अपलोड की दी थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियोस नहीं अपलोड हो पाई। तो हमने इस सेंस में आज आपको जो है लगभग पूरे चैप्टर्स के रिवीजन की वीडियोस मिलेंगी। तो आप पूरे दिन आज हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपका हम होल रिवीजन कराएंगे एक तरीके से। और इसी के साथ हम एक और इन्फो आपको दे दें कि हम जो है 25 तारीख से 25 नवंबर से रेगुलर क्लासेस चलाएंगे नए बैचेस के लिए, नए एमयू के जो है टेस्ट के लिए, जो 2021 में होगा। और उसमें आपको रेगुलर स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, रोज़ क्वेश्चंस की वीडियोस भी मिलेंगी। तो बिल्कुल सारा कंटेंट फ्री में है, आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। और आप सबसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इसे शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें। बाकी सारा कंटेंट आपको कोई पेड नहीं करना है, सारा कंटेंट इस पर फ्री है। जितना भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो सारे का सारा फ्री है। तो इसीलिए जो है आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए साथ में, और हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और हम आज जो हमने इस वीडियो में चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का रिवीजन कराया है। आगे के चैप्टर्स हम जो है नेक्स्ट वीडियोस में कराएंगे। तो इसी सेंस में जो है आज की वीडियो हम लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हमारा जो चैप्टर्स है वो है आपका एसिड, बेस एंड साल्ट्स, ठीक है। तो सिंपली है, एसिड में जो याद रखने की चीज़ है वो ये है कि एसिड जो होते हैं वीक कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं। इसकी एक छोटी सी पहचान कर लीजिए। जिनके लास्ट में COOH लगेगा वो जो होंगे, जो एसिड होंगे वो वीक होंगे। और जिनके अंत में COH नहीं लगा होता है वो वीक होते हैं, वो जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसमें जो है बहुत छोटी सी बात है। बाकी जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, आप जानते ही हैं। और उसके बाद जो है अगर बेस की बात करें तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। टेस्ट में आपको हमने पढ़ाया था कि कैसे होते हैं टेस्ट में, ये बिटर होते हैं टेस्ट में सारे के सारे। और इनका जो हैगा कैल्शियम जो पहचान है स्ट्रॉन्ग और वीकनेस की, तो जिसके अंदर OH लगा हो खाली मेटल के बाद वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और जिसमें OH होल्ट वाइज लग जाएगा मेटल के बाद वो जो है वीक बेस होते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो कुछ नेचुरली ऑकरिंग एसिड है, जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, और टेमरिंड में टार्ट्रिक एसिड, और टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। नीचे आ जाएंगे, सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, आंट की डंक में मिथेनोइक एसिड होता है। फिर से रिवाइज देख लीजिए, विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, लेमन में साइट्रिक एसिड, टेमरिंड में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, और खट्टे दूध में या दही में जो है लैक्टिक एसिड, और आंट या नेटल स्टिक में मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो एसिड बेस इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो एसिड बेस इंडिकेटर में ये होता है कि वो इंडिकेट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद लिटमस सॉल्यूशन की बात करें तो लिटमस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो लिटमस सॉल्यूशन रेड से जो है आपका जो हैगा किसी चीज़ को जो है चेंज कर देता है, रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड। जैसे कि ये एक जो है नेचुरल इंडिकेटर होता है, और पर्पल डे एक्सट्रैक्टेड होता है, लाइकेन से निकाला जाता है। और ये रेड कैबिज कलर्ड पेटल्स देता है पिटूनिया और टर्मेरिक को, ठीक है। ऑफ रेक्ट इंडिकेटर की बात अगर करें तो जो खुशबू से बताते हैं एसिडिक और बेसिक मीडिया, जैसे ऑनियन एसिडिक होती है और क्लोव जो होती है बेसिक होती है इसमें। उसके बाद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लू लिटमस जो होता है, अगर बात करें एसिड को तो ये रेड कर देता है, और बेस को जो है कुछ नहीं करता। रेड लिटमस जो होता है उसको नो चेंज देता है एसिड को, और इसको ब्लू कर देता है। टर्मरिक की अगर बात करें तो ये नो चेंज करेगा एसिड के साथ, लेकिन बेस को लाल रख देगा। मिथाइल ऑरेंज रेड एसिड को रेड कर देता है और बेस को येलो कर देता है। मिथाइल फिनोप्थिलीन की बात करें जो खुद कलरलेस होता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो पिंक हो जाता है, और एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कोई कलर नहीं देता है। तो ये आपकी जो टेबल है बहुत काम की है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन एसिड टू रेड हो जाता है और बेस में कोई चेंज नहीं देता। रेड लिटमस सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, और ये जो है ब्लू हो जाता है। टर्मरिक में कोई चेंज नहीं होता, ये रेड हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो है रेड हो जाता है, रेड से येलो हो जाती है, ठीक है। ये एसिड में रेड और इसमें येलो। और
फिनोप्थिलीन जो है नो चेंज देती है, इसे पिंक कहते हैं, और ये इसको जो है पिंक करती है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस की, तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब मेटल रिएक्ट करती है तब क्या बनता है। पॉप टेस्ट की अगर बात करें तो जब मेटल रिएक्ट करेंगी किसी भी एसिड से तो पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की आती है एक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। तो इसमें सिर्फ रिएक्शन देखने की ज़रूरत है, जैसे Na2CO3 + 2HCl से NaCl और H2O का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें इतना कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं बनता है, सिर्फ रिएक्शनें पूछी जा सकती हैं आपसे कि रिएक्शंस जो है यहाँ पे कौन सी होती है या किस तरीके से होती है, तो ये पूछा जा सकता है, इतना याद रखिए। लाइम वाटर टेस्ट की अगर बात करें तो COH होल ट्वाइस की अगर रिएक्शन CO2 से करा दी जाती है तो COCO3 + H2O लिक्विड जो है वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो बेसिड प्लस एसिड होता है और ये साल्ट और वाटर में चेंज हो जाते हैं। NaOH + HCl = NaCl + H2O इसमें चेंज होके बन जाता है। न्यूट्रलाइजेशन अगर रिएक्शन की बात करें तो बेस प्लस एसिड से जैसे साल्ट और वाटर बनता है, आप जानते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन अच्छा बन जाता है कि जब आपको पेट में जो है एसिड बनना होता है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं जब पेट में एसिड बनना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे डाइजीन कहते हैं, MgOH होल ट्वाइस उसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें और कोई ख़ास दिक्कत वो नहीं है चीज़ पढ़ने की। CuCl2 ग्रीन कलर देता है, याद रखिएगा। उसके बाद एसिड और बेस पानी में क्या करते हैं, एसिड जब पानी में घुल जाता है तो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर देता है, बेस जब पानी में घुल जाता है तो OH आयन रिलीज़ कर देता है, ये भी ठीक है। एल्कलीज़ की अगर बात करें तो एल्कलीज़ जो है डिज़ोल्व होती है पानी में, और ये एल्कली जो है एक बेस है जो डिज़ोल्व होता है पानी में। इसमें सबसे पहले एल्कलीज़ जो आती है NaOH आती है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, COH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड और NH4 अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। अगर बेस और स्ट्रेंथ की बात करें एसिड और बेस की तो ये pH से नापी जा सकती है। pH का मतलब है प्रोटेंस, जिसका जर्मन मीन्स होता है पावर। सोरेंसन ने इसकी खोज की थी, सोरेंसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और pH वैल्यूज़ की अगर बात करें तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें कलर ऑफ pH पेपर आपको दिया है, 0 पे डार्क रेड आता है, और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हाईली एसिडिक कब हो जाएगा और हाईली बेसिक कब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। जो बेसिक ज़्यादा होगा उसमें हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी, और जो एसिडिक ज़्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जो बेसिक ज़्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी, OH आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है मोर H आयन देते हैं, वीक एसिड जो है कम H आयन देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं मोर OH आयन देते हैं, और वीक बेस जो है कम OH आयन देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हो गई आपकी। साल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। साल्ट की पहचान होगी SO4 CO3 लगा होगा मेटेलिक के बाद यहाँ पे। ठीक है, इसकी तो ये फॉर्म्स हैं कि जैसे पोटेशियम सल्फेट है K2SO4, सोडियम सल्फेट है Na2SO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl। ठीक है, pH की डेली लाइफ में भी इंपॉर्टेंस है, जैसे पेट की pH होती है, एसिड रेन की pH होती है, एसिड रेन की pH 5.6 होती है, याद रखिएगा। जब किसी बारिश की pH जो है 5.6 से कम हो जाती है या 5.6 के आसपास रहती है तो उस बारिश को जो है क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। सॉइल की pH ये बताती है कि उसमें कितनी सारी जो है चीज़ें, किस तरह के पौधे उगाए जा सकते हैं। हमारी बॉडी की जो फंक्शन pH होती है वो 7.0 से 7.8 के बीच होती है। हमारे दांत डीके के लिए भी pH जिम्मेदार है। जब हम खाना रात को छोड़ देते हैं अपने दांतों में तो उस पर आन के जो है बैक्टीरिया रिएक्शन कर लेते हैं। बैक्टीरिया रिएक्शन करके क्या करते हैं, दांतों की जो इनेमिल होती है उसको हटाने लगते हैं, जिससे दांतों में दर्द होने लगता है, उसके बाद जो है ये होने लगता है। अगर नेटलेस्टिंग का हमें लग जाए तो मेथेनोइक एसिड छोड़ती है, हमने पढ़ा था फॉर्मिक एसिड होता है चींटी के टंग में, या मेथेनोइक एसिड, उसको रिलीज़ करने के लिए हम बेकिंग सोडा लगा देते हैं उसके ऊपर। तो नेचुरल साल्ट की अगर बात करें तो ये pH 7 होती है। एसिडिक साल्ट की अगर बात करें तो <7 से pH होती है। बेसिक साल्ट की अगर बात करें तो इसकी pH जो है <7 होती है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी हिस्टोरिकल एक क्वेश्चन बन जाता है, डांडी मार्च से रिलेटेड बता दे रहे हैं। डांडी मार्च जो था 12 मार्च 1930 को था।
ठीक है। और ये दांडी मार्च इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम पे जो नमक पे था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पोज कर रखे थे टैक्स, और बहुत ज़्यादा बड़ा टैक्स था, जिसकी वजह से आम लोगों तक नमक की पहुंच नहीं थी। तो गांधी जी ने जो है अपने फॉलोवर्स के साथ एक मार्च किया, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तट तक, गुजरात में दांडी कोस्ट है वहाँ तक एक मार्च किया था। और उस मार्च में जो है उन्होंने वहाँ पर बिना कानून की इजाज़त की ये नमक बनाया था, जो दांडी मार्च कहलाया हिस्ट्री में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आज हमें नमक पॉसिबल है हमारे पास। तो उसके बाद केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट से अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड को बनाया जा सकता है, वॉशिंग सोडा को बनाया जा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ फार्मूले रिवाइज कर लीजिए। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का फार्मूला NaOH होता है, वॉशिंग सोडा का Na2CO3 × 10H2 होता है, ब्लीचिंग पाउडर का NaHCO3 ठीक होता है। ये प्रिपरेशंस हैं, ये आपकी काम नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल्स और फर्टिलाइज़र में होता है, क्लोरीन का इस्तेमाल PVC CFC पेस्टिसाइड में बनाने में होता है, और NaOH सोप वगैरह डिटर्जेंट वगैरह में बनाए जाते हैं। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करते हैं तो CaOCl2 इसका फार्मूला होता है, टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है, चमड़े की इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, फैक्ट्रीज़ में चीज़ों को साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसका जो कॉमन नेम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडे की अगर बात करें तो उसके बाद जो है ये गर्म करने पर NaOH प्रोड्यूस करके जो है बेकिंग पाउडर से ही क्या बन जाता है, आपका जो होता है वो वाला वाशिंग सोडा बनाया जा सकता है। ठीक है। और अगर हीटिंग कर दें तो ये फिर जो है आपका दोबारा से जो है टूट के हो बन जाता है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बन जाता है। वाशिंग सोडा का इस्तेमाल गिलास की इंडस्ट्रीज़ में, शोप की, पेपर की और डोमेस्टिक पर्पसेस में भी होगा। रिमूवल ऑफ हार्डनेस वाटर के लिए कहते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स के लिए होता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसमें। जिप्सम का फार्मूला याद रखिए, CaSO4 × 2H2O होता है। जब जिप्सम को हीट करते हैं तो ये CaSO4 ½ H2 में बदल जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल फ्रैक्चर्ड बॉन्ड करने के लिए, या जो रूफ़ की पेंटिंग्स वगैरह जो आपने देखा होगा फूल पत्ती बनी होती है उसमें करते हैं। ठीक है। CaSO4 ½ H2O इसका मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल एंड स्मूथ सरफेसेस। तो ये चैप्टर 2 हो गया फ्रेंड्स, जो चैप्टर 2 का रिवाइजेशन था। एक बार मैं ऊपर से नीचे तक इसको फिर कर रहा हूँ थोड़ी देर तक, ताकि आपको कोई चीज़ अगर पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ लीजिए, जिसमें जो आपको लगती है कि इम्पॉर्टेंट है आपकी वजह से, और हमें जो इम्पोर्टेंट लगता था हमने इसमें करा दिया है। ठीक है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है लगभग। चैप्टर सेकंड है ये। ठीक है। कुछ लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो, या नोट कर लीजिए रोक के इसको, स्क्रीन को। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं हम इस वीडियो में जो है चैप्टर सेकंड, थर्ड और फोर्थ का रिवीजन करा रहे हैं। तो चैप्टर सेकंड का रिवीजन हम करा चुके हैं, चैप्टर थर्ड का रिवीजन अभी आपको और कराना है, और फोर्थ का भी हम आपको रिवीजन कराएंगे। तो थोड़ा सा हमने इसमें आपके लिए जो है ब्रेक दे दिया है, ताकि आप थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएँ। 1-2 मिनट का ब्रेक है यहाँ पर, जिससे आप जो रिफ़्रेश हो जाएंगे और आसानी से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो ये रिफ़्रेशमेंट के लिए हमने आपको थोड़ा सा समय दे रखा है, इसमें आप थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाइए, और फिर चैप्टर थर्ड पे चलते हैं, जिसको आपको जो है करना है। और हमारी विशेज़ हैं कि आप ये टेस्ट क्रैक कर लें। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। बशीर बदर साहब ने एक इम्पॉर्टेंट शेर लिखा था, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शेर है जो आपको आज बहुत मोटिवेट करेगा। उन्होंने लिखा था कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, लगता है तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो जब तक आपको कांटों भरा बिस्तर नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे, तब तक आपको फूल भी नहीं मिल सकते। फूल किसी को विरासत में नहीं मिल सकते, कामयाबी किसी को विरासत में नहीं मिल सकती। इसके लिए हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है, स्मार्टनेस की ज़रूरत है हार्ड वर्किंग के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये रिफ़्रेशमेंट ब्रेक आपके लिए काफ़ी होगा। और अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है। दोबारा से हम जानते हैं हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, याद रखिएगा।
जिसमें से 90 मेटल, पहले 88 थे अब 90 हो गए हैं, 22 नॉन मेटल और कुछ मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी देख लीजिएगा। सॉलिड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, सोनोरस होते हैं, लस्टरस होते हैं, हाई मेल्टिंग होती है। सीजियम और गैलियम हालांकि बहुत लो पॉइंट रखते हैं, ये एक्सेप्शन है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं होते। लीड और मरकरी गुड कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर है। सिल्वर और कॉपर जो है बेस्ट कंडक्टर है, याद रखिए। सिल्वर और प्लेटिनम वैसे होते हैं, उसके बाद कॉपर आता है तीसरे नंबर पे। सोडियम और पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि चाकू से कट जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर्स में केवल जो एक्सेप्शनल चीज़ें हैं वो याद करनी है, ना कि नॉर्मल चीज़ें। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर नॉन मेटल की बात करें तो ये सॉलिड, गैस, लिक्विड तीनों हो सकती है। जैसे ब्रोमीन एक लिक्विड है। जनरली बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। नॉन सोनोरस होते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं, लेकिन आयोडीन में लस्टर होती है। ठीक है, मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो जो है एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। एक्शन रिएक्शन की बात करें अगर एयर के साथ तो ये जल जाती है, कंबशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ नहीं जलती उनकी बात करते हैं। Fe और कॉपर जो है नहीं जलती, क्योंकि जो है इसको जो है इतनी हीटिंग नहीं मिल पाती, ये स्पेंकलिंग कर लेती है फ्लेम के ऊपर। ये अच्छा टर्म है। Fe और कॉपर जो है हवा में नहीं जलती है, याद रखिएगा। क्या नहीं जलेगी? Fe नहीं जलेगी एक तो आपकी, और एक कॉपर नहीं जलती है आपकी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें नहीं जलेंगी। प्लेटिनम और गोल्ड ये भी बर्न नहीं होती एयर से। ठीक है, याद रखिएगा। तो Fe, कॉपर, प्लेटिनम और गोल्ड ये तीनों हवा से नहीं जलती। ठीक है, उसके बाद अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड की हम बात कर लें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये याद रखिएगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो बहुत रिएक्ट करते हैं एसिड से भी और बेस से भी, तो इसे जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते कौन कौन से? MnO2, Al2O3, ZnO। ठीक है, इसमें एक और नहीं है, MnO2 भी होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमने बहुत अच्छा चार्ट बनाया है, इसमें क्रेडिट गोज़ टू द NCERT। ये एक बहुत अच्छा चार्ट है आपके पास में, जिसमें आप ये पढ़ सकते हैं कि कौन किससे रिएक्ट कर लेता है। देखिए, इसमें एक ये है रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, सोडियम और पोटेशियम, रिएक्ट विद हॉट वाटर Mg, और रिएक्ट विद द स्टीम ओनली Fe और एलुमिनियम, याद रखिएगा। और इसमें एक फैक्ट और भी आप याद रखने का है कि कैल्शियम जो होता है फ्लोट करता है पानी पे, याद रखिएगा। ठीक है, और Mg भी। ठीक है, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें H2 बनता है, वही सिस्टम है, एसिड से रिएक्ट कर लेती है मेटल, जो पीछे पढ़ के आए थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, इसकी हमने ट्रिक भी बताई थी, फिर बता रहे हैं। इसके ऊपर एक चीज़ और लगा लीजिए, एलाई लिथियम, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी लिथियम। लिटिल किशोर बाबू ने कनाडा में एक जिंदा फिश पकाई। लिटिल से एलाई, किशोर से के, बी ए से बी, बेरियम, Na से सोडियम, ठीक है, ने, ठीक है, कनाडा से Ca, Mg से मैं, ठीक है, एक से एल्युमिनियम, जिंक से जिंदा, फिश से फिश, पकाई से Pb। ठीक है, सेकंड है कॉपर, Hg और Ag और ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। क्यों होंगे आगे और हम, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लीजिए, और ये इस तरीके से ये भी ट्रिक आपकी पूरी याद हो जाएगी। और अगर ट्रिक चाहिए किसी को तो मैं कमेंट्स में प्रिंट कर दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा। रिएक्शन बिटवीन मेटल और नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन है लगभग सेम ही होती हैं। उसके बाद हम यहाँ बात कर लेंगे आयनिक कंपाउंड की या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है बेटा, वहाँ पे जो है आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हो जाते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है शेयरिंग होती है वहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड हो जाते हैं। मेटल्स की ओकरेंस बात करें, ओर्स क्या होते हैं? ओर्स उनके जो होते हैं मिनरल्स होते हैं जहाँ से इनको निकाला जाता है। गैंग उनके अंदर मिक्स जो गंदगियाँ होती हैं वो होती हैं। मेटलर्जी स्टेप वाइज प्रोसेस है जब उनको निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद इस मेटल्स को एक्सट्रैक्टिंग किया जाता है। मरकरी को सिन्नाबार से निकाला जाता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट से निकाला जाता है। ठीक है, बस ये याद रखिए कि मिडिल में कौन आ जाता है एक्टिविटी सीरीज़ के, वो कैसे होंगे, रोस्टिंग से होंगे या कैसे होंगे। अगर रोस्टिंग की अगर आप बात करेंगे तो ये रोस्टिंग क्या होती है? मेटल्स को जब हीटेड किया जाता है स्ट्रांगली एक्सेस ऑफ एयर में, और अगर आप उसकी बात करेंगे कैल्सिनेशन की, तो कैल्सिनेशन जो होती है लेस हवा में होती है। ठीक है, इस तरीके से जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेस्ड ही होती है रिएक्टिविटी सीरीज़ पे। अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो है वो मेटल नीचे है,
जो नीचे है और एक मेटल ऊपर है, डिस्प्लेस करने वाली मेटल अगर ऊपर है तो डिस्प्लेस करेगी, और अगर नीचे है डिस्प्लेस करने वाली मेटल तो उस फिर जो है वो डिस्प्लेस नहीं करेगी, नो रिएक्शन होगी उसके अंदर। बस इतना सा याद रखना है, इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल एट द टॉप ऑफ द सीड, इनको इलेक्ट्रोलाइटिक वो किया जाता है रिडक्शन, तभी ये अलग हो जाती हैं। गंदगी जो है आपको एनोड पे मिल जाएगी इम्प्योरिटीज़, और प्योरिटीज़ आपको कैथोड पे मिल जाएंगी। रिफाइनिंग ऑफ मेटल की बात करें तो इसमें जो बाद में मेटल्स निकलती है वो थोड़ी गंदी होती है, रिफ़ाइन करना होता है। कोरोजन हम चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़े थे, और प्रिवेंशन कर लीजिए कोरोजन की, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजेशन समझ लीजिए, इसमें जो है जिंक की परत चढ़ा देते हैं किसी चीज़ पे, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें जिंक की परत चढ़ा देते हैं जिससे जो है वो मेटलिक चीज़ें जो होती हैं बच जाती हैं उसके होने से। उसके बाद एलॉय की अगर बात करें तो ये मिक्सचर होते हैं मेटल और नॉन मेटल के, जैसे ब्रास एलॉय है, कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज एलॉय है, कॉपर और टिन का, सोल्डर, पीपी और एसएन का। तो ये थर्ड चैप्टर भी हमने लगभग रिवाइज़ कर लिया। मैं एक बार इसे फिर दोबारा से ऊपर से ला रहा हूँ ताकि आपकी कोई चीज़ अगर रह गई हो तो इसमें से देख लिख के कर लीजिए, और इसको रोक के स्किप करके पढ़ते रहिए। हाँ, इन चैप्टर्स की हम जो है पीडीएफ आपको उपलब्ध नहीं करा सकते क्योंकि इसका क्रेडिट नहीं है, तो इसलिए जो है अभी जिनको बच्चों को इसकी पीडीएफ या इसको पढ़ना है तो अभी हम इनको रेगुलर क्लासेस में कराएंगे। जब रेगुलर क्लासेस हम यहाँ पे देंगे तो इसमें रेगुलर क्लासेस में हम इनको देंगे, चैप्टर्स कराएंगे, आपको थोड़ा डिटेल से रुक के कराएंगे। आज थोड़ा सा समय कम है क्योंकि अभी टेस्ट है तो हम रिवीजन करा रहे हैं, लेकिन जब वो डिटेल्स चैप्टर्स पढ़ाएंगे 25 नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे। आपको 8 से 9 बजे के बीच ही वीडियोस मिल जाएंगी रोज़ रात को। तो इसमें जो है लाइव भी हम सोच रहे हैं कि अगर आपका सपोर्ट रहा तो लाइव क्लास कराएंगे, तो इसलिए जो है हम इसकी पीडीएफ नहीं दे सकते फ़िलहाल। आपको इसमें से स्किप करके या जो जितना अच्छा लग रहा है उसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर आप इस सबको कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 में कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, आप पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी से पढ़ा होगा। एक कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है कार्बन में, और कार्बन के अंदर जो है सबसे बड़ी खासियत है कि वो टेट्रावेलेंसी होती है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं। क्रस्ट में वो 0.2% है, 0.02% है। एटमॉस्फेयर में 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें शेयरिंग दिखाई गई है, शेयरिंग जहाँ होती है टोन की कमी होती है, और इसको जो है आपका शेयरिंग कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। और इसको आप जो है ऐसे मान सकते हैं कि एक तरीके से जो है कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं सबको। कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह के हो सकते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो इसमें जो है सिंगल, डबल, ट्रिपल हो सकते हैं। इसके बाद वर्सेटाइल नेचर की अगर बात करें कार्बन एटम की, तो कार्बन में 2 ही चीज़ें होती है, भी हमने समझाया, कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब 4 से होता है, और इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, CnH2n-2। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट ले लेते हैं, आपका आती है मैथेन की स्ट्रक्चर, ईथेन की। तो सिंपली ये स्ट्रक्चर दिखाई गई हैं, हम थोड़ा रोक देते हैं, आप इनको यहाँ से डिटेल में देख लीजिए। वैसे एनसीईआरटी में भी ये सारी स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कार्बन जब 1 होती है तो मेथेन मैथ कहलाती है, कार्बन जब 2 होती हैं तो एथ कहलाती हैं, कार्बन जब 3 होती हैं तो प्रॉप कहलाती हैं, कार्बन जब 4 होती है तो ब्यूट कहलाने लगती हैं, कार्बन जब 5 होती हैं तो पेंट कहलाती हैं, कार्बन जब 6 होती हैं तो हेक्सा कहलाने लगती है, कार्बन जब 7 होती है तो हेप्टा कहलाने लगती हैं, कार्बन जब 8 होती हैं तो ऑक्टा कहलाने लगती हैं, कार्बन जब 9 होती हैं तो नैनो कहलाने लगती हैं। उसके बाद बात करेंगे स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। ये आप इम्पोर्टेंट नहीं है टेस्ट ऑफ व्यू से। ये फंक्शनल ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन जोड़ते हैं। अल्कोहल के लिए OH जोड़ते हैं, आवाज़ में ओल हो जाता है। एल्डिहाइड के लिए CHO जोड़ते हैं, आवाज़ में अल हो जाता है। कीटोन के लिए CO जोड़ते हैं, आवाज़ में ऑन हो जाता है। कार्बोक्सिलिक के लिए COH जोड़ते हैं, आवाज़ में OIC आ जाता है। होमोजेनियस सीरीज का मतलब ये है, उसी जैसे आगे की लिखते रहिए, सफिक्स लगा के हमने नीचे लिख दिए है। एल्कीन में ईन होता है, एल्काइन में आइन होता है, अल्कोहल में OL होता है, एल्डिहाइड में अल लगता है, कीटोन में ऑन लगता है। क्लोरीन या जो भी हेलोजन है उनमें
वो लग जाता है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कार्बन की, हीट देता है और जो है लाइट देता है, ठीक है। सूटी फ्लेम होती है जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो जो है ब्लू फ्लेम आती है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो अल्कोहल्स को कन्वर्टेड किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। एडिशन रिएक्शन केवल जो है आपकी एथीन यानी एल्कीन देती है। एक बार एमयू ने क्वेश्चन पूछा था कि एडिशन रिएक्शन इनमें से कौन दे सकती हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। एडिशन रिएक्शन जो होती हैं केवल जो है एल्कीन देती हैं, एल्कीन जो है कन्वर्ट हो जाती हैं एल्केन में, ठीक है। जैसे आप वेजिटेबल ऑयल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं वेजिटेबल घी में, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है CH4 की इंपॉर्टेंट है, ये अंत में जो है CH4 बन जाती है, तो इसको याद रखिएगा। इथेनॉल की अगर बात करें तो इथेनॉल की कार्बन जो प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी है, मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है 351 होता है। इसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसका डबल कर लीजिएगा। 150 का डबल करेंगे 300 हो जाएगा, 300 और 612 हो जाएगा, ठीक है। इसका 351 होता है। सॉल्युबल होती है पानी में एथेनॉल, और बर्निंग टेस्ट देती है। इसी के साथ एक और चीज़ है अल्कोहल के साथ मैथेनॉल, मैथेनॉल जिसका फार्मूला होता है CH3OH। ये जो होती है आपके लिए पॉइजनस होती है, और ये जो है ऑप्टिक नर्व्स को मार देती है, जिससे हम अंधे हो सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल की अगर बात करें तो ये सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम एथॉक्साइड बनाती है, ठीक है। और जब C2H5 को गर्म कर दिया जाता है सल्फ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये डाइहाइड्रेट करके एथीन देती है, ठीक है। तो प्रिपरेशन में इस्तेमाल हो सकता है इसका सोप में, अल्कोहल बेवरेजेस के रूप में, लेबोरेटरी एजेंट्स के रूप में, और मेडिसिन के रूप में, ठीक है। तो ये इसका अच्छा चार्ट है, तो देख लीजिएगा। इससे एथेनोइक एसिड की अगर बात करें तो CH3COH को एथेनोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। और ये जो है एथेनोइक एसिड प्रोडक्ट देती है जब सोडियम से रिएक्ट करती है तो सोडियम एथेनोइट एंड हाइड्रोजन देती है, और जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करती है तो सोडियम एथेनोइट और यही सेम देती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पानी बन जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करती है तो सोडियम एथेनोइट और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देती है। इथेनॉल से रिएक्शन करती है तो ईस्टर और वाटर देती है। 5 से 8% सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड होता है पानी में, इसे विनेगर कहते हैं। ये फ्रीज होता है 290 केल्विन पे, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। मिसिसिपल पानी के साथ और खट्टा टेस्ट देती है, ठीक है। इसके बाद ये हमने एक चार्ट से बना दिया है आपको कि किससे क्या रिएक्शन बन जाएगी, देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। थोड़ी देर हम रोक दे रहे हैं इस रिएक्शन को ताकि आपको ये आसानी से दिख जाए। हमने एक चार्ट टाइप से बना दिया है कि इसमें क्या क्या बनेगा। उसके बाद लास्ट में स्टेरिफिकेशन आ जाए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर लेते हैं अल्कोहल से कुछ ड्रॉप्स डाल के सल्फ्यूरिक एसिड की, तो ये कंपाउंड बन जाता है जिसे ईस्टर कहते हैं। याद रखिएगा इसका सिंपली सा फार्मूला है CH3OO CH3CO C2H3, यानी इसका जो सिंपली फार्मूला है वो आपको ईस्टर, और जब हीटिंग करते हैं इनकी किसी बेस या एसिड के साथ में तो ये जो है ब्लैक ओरिजिनल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोबारा से दे देते हैं। तो सोप और डिटर्जेंट की बात करें तो सोप सोडियम और पोटेशियम साल्ट के कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनमें लॉन्ग चेन दे रखी है। सोप जो इफेक्टिव होते हैं सॉल्ट वाटर के साथ, और जो है डिटर्जेंट होते हैं हार्ड वाटर के साथ, ठीक है। उसके बाद क्लीनिजिंग एक्शन आ जाएगा, इसमें मीसेल बन जाती है। एक हेड जो होता है उसका आयनिक होता है यानी हाइड्रोफोबिक होता है मीसल्स का, और एक हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। जिस तरीके से मैल की सफाई होती है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। तो ये फ्रेंड जो है स्कम की हार्ड वाटर सॉल्ट वाटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हार्ड वाटर उस वाटर को कहते हैं जो ज़्यादा झाग देती है, और सॉल्ट वाटर उस पानी को कहते हैं जो हार्ड वाटर उस पानी को कहते हैं जिसमें कम झाग आते हैं, कम आते हैं, और सॉल्ट वाटर उस पानी को कहते हैं जिसमें ज़्यादा झाग आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये लास्टली 3 चैप्टर का हमने रिवीजन कराया है। अगले 1 से 1.5 घंटे में आपको जो है अगले 1 से 1.5 घंटे में आपको जो है अगली वीडियो भी मिल जाएगी चैप्टर 5 और 6 और 7 की। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और हम इसमें जो है रिवीजन करा रहे हैं आज आपको, तो इस रिवीजन को कर लीजिए ताकि आपका कल जो टेस्ट है वो अच्छे से निकल जाए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो, एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट टू फॉर all of you, please share and subscribe this channel.